आवश्यकता है 3 जो हमने सोच के डिसीजन लिया। नंबर 1 है बेरोजगारी, दूसरा है जातिवाद और तीसरा है पर्यावरण। तो आपने धुन जो प्रोजेक्ट किया, धुन का मतलब लगन, इसमें सबसे बड़ा सोच तो मेरे लड़के का है, मानवेंद्र सिंह। उसने बोला मैं ये करना चाहता हूं, तो मेरे पास जमीन पड़ी है, कर लो। तो सोच के हिसाब से उसने ये प्रोजेक्ट बनाना चालू किया। और शुरू में कोई चीज करते हैं बहुत दिक्कतें आती है, पर अगर कोई चीज की लगन होती है तो उसे सफलता परमात्मा 100% देता है। उसी हिसाब से आज आपने मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, धुन की प्रोफाइल देख लो, वर्ल्ड वाइज, इंडिया वाइज कितनी है। बी कॉर्प का सर्टिफिकेट एक ही है हिंदुस्तान में, वो सिर्फ धुन प्रोजेक्ट हुआ है रियल एस्टेट में। ये चीज हमने सोची थी कि हमें जातिवाद खत्म करना है। तो सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम किया हमारे समाज का, खेड़ली में। उसमें एक मैसेज दिया कि भाई क्षत्रिय का धर्म है त्याग, और ये दूसरी जाति है जो हमारे जन्म में भी काम आती है, परण में भी काम आती है, मरण में भी काम आती है। तो इनसे हमें जातिवाद नहीं करके इनको साथ में जुड़ के चलना है। जब इनके बगैर हमारे क्रियाक्रम ही पूरे नहीं हो सकते तो फिर देश भावना क्यों। ये क्रिटिसाइज करने वाले का काम क्रिटिसाइज। परमात्मा ने उसको वैसे सोच दिए। हमें क्या करना है, हम हमारे रास्ते पे चलते जाएं, सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है इस बात की कोई टेंशन नहीं रखता, पर्टिकुलर बात नहीं रखता। जो हमने पुराने बुजुर्ग बोलते भी, हाथी के पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर जब तक 60-70% तक लोग खिलाफ नहीं करते, जब तक मैं समझता हूं मैं कामयाब हूं। कोई स्किल्ड का मतलब है, स्किल्ड है तो देश प्रगति करेगा, स्किल्ड नहीं तो इंडिया किल्ड हो जाएगा। बस हम जितनी बात जानते हैं, जो हमारे प्रोफेसर ललित के बार साहब बोलते हैं। अब मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के सरकार को डोनेट करूंगा जहां आपकी सारी समस्या जड़ मूल से ही खत्म हो जाएगी। गांवों का पलायन जो शहरों की तरफ हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। एक किस तरीके की आदर्श पंचायत होनी चाहिए, बस उस मुद्दे पे वो बना के वो मुद्दा फिर जनता के सामने रखेंगे, जनता के समझ में आ जाएगी। फिर वैसी योजना जो लागू तो करना सरकार को है, वो बहुत जल्द। जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, हाथ फैलाना मेरी फितरत नहीं, चल पड़ाऊं तो मंजिल पाऊंगा मैं नहीं या फिर मेरी किस्मत नहीं। इसका कारण क्या है, राह चलता है या तो लो क्लास से या चलता है जूते से। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और हमारे खास शो सोच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम के मेहमान हैं मेघराज सिंह शेखावत। आप एक दूरदर्शी और कुशल सोच के व्यापारी हैं। आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा के प्रतीक हैं, जो आपके समाज सेवा में भी चरितार्थ होता है। आपने अपने व्यवसाय को जिस तरीके से बड़ा बनाया, उससे अधिक धुन आपको पर्यावरण संरक्षण की थी, जिसकी परिणति से 500 एकड़ में फैला व्यापक विशाल इकोलॉजिकल सिस्टम निकला, जो आज राजस्थान जयपुर के लिए अजूबा है, सबको अचंभित कर रहा है। आपने सेवा के माध्यम से सद्भाव, शिक्षा के माध्यम से समानता और मानवता के माध्यम से शांति की सोच को चरितार्थ किया,
जिसने यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन को जन्म दिया। समाज के आपसी द्वेष, जातिवाद को खत्म करने के लिए सामाजिक एकता मंच की नींव रखी और खुद गांव-गांव, ठाणी-ठाणी जाकर सामाजिक चेतना को जगा रहे हैं। हमारे साथ एमआरएस ग्रुप के फाउंडर, संस्थापक मेघराज सिंह शेखावत जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोच से ही दुनिया बदलती है। किसी ने कल्पना की थी, वो भी सोच था कि मैं बल्ब बनाऊं, तो बल्ब बना लिया। तो इस हिसाब से सोच के कारण ही हमने यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की स्थापना की। हमारे फाउंडेशन पहले भी चल रहे थे, नवजित चल रहा है, आईलेव चल रहा है, तो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। परंतु आज की समय में आवश्यकता किस चीज की है? आज की तारीख में आवश्यकता है 3, जो हमने सोच के डिसीजन लिया। नंबर 1 है बेरोजगारी, दूसरा है जातिवाद और तीसरा है पर्यावरण। तो आपने धुन जो प्रोजेक्ट किया, धुन का मतलब लगन, इसमें सबसे बड़ा सोच तो मेरे लड़के का है, मानवेंद्र सिंह का। उसने बोला मैं ये करना चाहता हूं, तो मेरे पास जमीन पड़ी है, कर लो। तो सोच के हिसाब से उसने ये प्रोजेक्ट बनाना चालू किया। और शुरू में कोई चीज करते हैं बहुत दिक्कतें आती है, पर अगर कोई चीज की लगन होती है तो उसे सफलता परमात्मा 100% देता है। उसी हिसाब से आज आपने मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, धुन की प्रोफाइल देख लो, वर्ल्ड वाइज, इंडिया वाइज कितनी है। बी कॉर्प का सर्टिफिकेट एक ही है हिंदुस्तान में, वो सिर्फ धुन प्रोजेक्ट हुआ है रियल एस्टेट में। सर, आपने अक्सर होता है कि एंकर शुरू करता है, आपने शुरू किया और बताया यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और धुन को। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो आप खुद बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अक्सर इतना व्यस्त आदमी गांव-गांव, ठाणी-ठाणी जा रहा है। आज मुझे पता चला कि आपके कई कार्यक्रम लगे। आप राष्ट्रीय एकता मंच के तहत, हमारा सामाजिक एकता मंच के तहत आप जब लोगों से मिल रहे हैं, जातिवाद एक बहुत बड़ा समाज के अंदर द्वेष है, आपसी द्वेष का कारण, क्या बदलाव देख रहे हैं उसमें? देखो, ये चीज हमने सोची थी कि हमें जातिवाद खत्म करना है। तो सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम किया हमारे समाज का, खेड़ली में। उसमें एक मैसेज दिया कि भाई क्षत्रिय का धर्म है त्याग, और ये दूसरी जाति है जो हमारे जन्म में भी काम आती है, परण में भी काम आती है, मरण में भी काम आती है। तो इनसे हमें जातिवाद नहीं करके इनको साथ में जुड़ के चलना है। जब इनके बगैर हमारे क्रियाक्रम ही पूरे नहीं हो सकते तो फिर देश भावना क्यों? ये कुछ लोगों ने आपके राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये जातिवाद की भावना फैला दी। आज जातिवाद के हिसाब से ही राजनीति हो रही है। तो हम इससे दूर हटके हमने ये प्रोग्राम किया, वहां एक मैसेज दिया। उसके बाद में 1 अप्रैल में हमने रामदेवरा के अंदर एक मीटिंग की जिसमें सर्व समाज के लोग थे। वो एक अच्छा मैसेज गया और उनको समझाया गया कि जातिवाद एक ऐसा है, समुद्र का पानी मर्जी है उतना उसमें मीठा डाल लो, वो पीने लायक नहीं होगा। तो एक तरह से जहर है, इस जहर को खत्म करना है। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। तो ये बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने डिसाइड किया हम पंचायत लेवल पे जाए और पंचायत लेवल पे लोगों को करके दिखाएं। हमने जो काम किया है उसको ही हम दिखा रहे हैं। जिस काम का हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम नहीं बता रहे। सर, मेघराज सिंह शेखावत आपको मूल मेघराज सिंह रॉयल, मैंने कई जगह आपकी प्रोफाइल पे देखा, तो ये रॉयल जुड़ने का क्या दिलचस्प किस्सा है? नहीं, हम कोई रॉयल फैमिली से नहीं है, हमारे गांव का नाम रॉयल है, तो इसलिए लोगों ने रॉयल के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मैंने कभी मेरी जिंदगी में मेरे स्कूल में इनमें कभी रॉयल शब्द आगे नहीं लगाया, मैं सिर्फ मेघराज सिंह लिखता हूँ। तो ये तो फिर लोगों के भाव, हमारा लंबा चौड़ा खानदान है, फिर समाज में रहे तो समाज के लोगों ने
तो आप सर जैसे जाते हैं गांव ढाणी, तो लोग आपसे मिलते हैं एक आम व्यक्ति की तरह, या उन्हें लगता है कि नहीं बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यवसायी है, बड़ा व्यापारी है, तो थोड़ा सा कीप डिस्टेंस वाली, क्योंकि वो प्रोटोकॉल वाली बात तो नहीं है? नहीं, देखो पहले तो मैं ऊंच नीचे का भेदभाव रखता नहीं हूँ। हम तो जाजम पे बैठ के उन लोगों से बात करते हैं। हमारा जो सोच है, और आज की आवश्यकता किस चीज की है, तो उस आवश्यकता के बारे में ही बात करते हैं। आप सर इतने प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, धुन है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, हॉस्पिटैलिटी से हुनर है, जो कमजोर तबके के बच्चे हैं और जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का संरक्षण दे रहे हैं, जो पढ़ाई में तेज बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का संरक्षण दे रहे हैं। एक फिल्म आई थी शिवाजी बॉक्स, उसमें एक्टर होता है, वो पैरेलली सरकार चला रहा होता है कि भैया आपको सड़क चाहिए हम दे देंगे, जमीन चाहिए हम दे देंगे, घर चाहिए हम दे देंगे, नौकरी चाहिए हम दे देंगे। तो आप इंस्पायर है क्या? फिल्में देखते हैं? देखो, अगर फिल्मों से कुछ होता, ठीक है, तो देश क्या कहाँ के कहाँ चला जाता। वो आर्टिफिशियल जिंदगी है, वो तो मनोरंजन है, हम उसमें विश्वास नहीं करते। नहीं, लोग बोलते हैं कि सर सरकार के पास जाने से अच्छा है कि आपके पास आ जाए, सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है। नहीं नहीं नहीं, काम तो होने वाली जगह पे लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है, सिस्टम बना हुआ है सरकार का, सिस्टम के तहत ही काम होंगे। किसी फोन करने से ऐसे काम नहीं होते हैं। ऐसी भावना नहीं है जैसे कि हाँ भाई हम ही सर्वे या काम नहीं पूछ रहे हैं। ना, मैं तो डाउन द अर्थ शुरू भी वैसे था और आज ही वैसे ही हूँ, और मरूंगा जब तक वैसे ही रहूंगा। मेरे न तो पहले कोई चेंजिंग आई, न आज आएगी, न कभी आएगी। सर धुन आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 500 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन समाज के लिए समर्पण करना है, अपने आप में बड़ी बात है, लोग कर नहीं पाते। मैं राजस्थान समर्पण नहीं कर रहे, हम एक ही पायलट प्रोजेक्ट बना के नीति आयोग को और भारत सरकार को भेज दिया कि किस प्रकार एक शहर बसना चाहिए, इसलिए हम एक छोटा शहर बसा रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिटी। लेकिन उसका फायदा तो जयपुर को ना, वो तो सबको ही होगा। नहीं, वो तो सबको ही होगा, वो तो हो रही है। हमें बी कॉर्प सर्टिफिकेट तो लोग 99% हिंदुस्तानी जानती नहीं है क्या होते हैं। आज आप कोई एमपी को पूछे तो नहीं जानते, आज कोई लोकसभा राज्यसभा में पूछे नहीं जानते, क्यों? उनका सब्जेक्ट नहीं होगा। तो बी कॉर्प सर्टिफिकेट का मतलब एक ही है, मेन इसका उद्देश्य कि आप अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हो, परंतु आप कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हो, आप स्पीशीज के लिए क्या कर रहे हो, आप जानवरों के लिए क्या कर रहे हो, आप पेड़ पौधों के लिए क्या कर रहे हो, और आप कितना कार्बन बचाते हो। क्यों? हर चीज में कार्बन पैदा हो रहा है, तो उस कार्बन बचाने के लिए हमने हमारे जो पूर्वजों की पूरी पुरानी सभ्यता थी उसको साथ में लेते हुए, उस ज्ञान प्रणाली को साथ में लेते हुए, और आज ही टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्रणाली को लेते हुए हम इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट दे। इसी वजह से हमारी 2 साल के लिए पार्टनरशिप तय हुई है किंग फाउंडेशन से और कतर फाउंडेशन से, इंग्लैंड के राजा और कतर के राजा से, ताकि हमारे आचार विचार, हमारे कल्चर क्या था, हमारी संस्कृति क्या थे, हमारे संस्कार क्या थे, ठीक है, वो, और उसके अलावा हमारा जो हाथ के हुनर के जो थे, हाथ का हुनर खत्म नहीं हो जाए, तो एक दूसरे के आज की तकनीकी काम लेते हैं, पुरानी तकनीक लेते हुए आज क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं इस बारे में, ताकि ऐसी सिटी बसाई जाए जो आत्मनिर्भर हो, हवा के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, और इसके अलावा वहां व्यवसाय लोग सीख सके, क्योंकि स्किल्ड के बगैर कुछ नहीं होगा। सर मतलब मैं जब राजस्थान में देखता हूँ, तो चाहे आप सीकर ले लीजिए या आपके जयपुर के पास भैराना था, मैं वहां भी संत तपस्या पे बैठे कि अरावली को खत्म ना किया जाए, तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स को जंगलों से दूर रखा जाए। लेकिन धुन एक अपने आप में आपने शायद एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखाता है, जहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम को वापस, मैंने पढ़ा कि कई जो विलुप्त हो रही थी प्रजातियां पक्षियों की वो वापस आ गई। आप ऐसा बिल्कुल वहां एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो बच्चे का जो हुनर है वो सीखे। तो मतलब ये जो अवधारणा है कि विकास और वन संरक्षण दोनों आमने सामने है, शायद इस जो विचार को भी खत्म करता जा रहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ हो सकता है। विकास अति आवश्यक है, परंतु उसके साथ हम क्या खो रहे हैं, उसको बचाते हुए अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो किसी प्रकार का पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, और
लोगों को एक नई सोच के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को बोझ देके जा रहे हैं या विरासत देके जा रहे हैं। ये एक तरह की विरासत है। तो सर मैं इसके लिए न किसी को हराने जीतने के लिए कि हराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये स्वयं में अपनी लाइन बड़ी। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मेरा लड़का देखता है, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ, दीदी की हेल्प कर दी। आप प्रैक्टिकल जाओ और देखो, हमने कर दिया और दिखा दिया। अब जब जब लोग इसको धीरे धीरे देखेंगे, जब समझ में आएगी। बगैर बोलने से कुछ होता नहीं है धरती पे। आपने किया क्या है वो पटल पे नजर आना चाहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि धुन के ऊपर हम लोग जल्दी 15 दिनों के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने वाले। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, और 2 फिल्में आ गई। 3 तारीख रिलीज हो रही है, इसी 5 तारीख को चली। दर्शकों के लिए एकदम एक्सक्लूसिव। अमेज़न पे देख लेना आप। अमेज़न पे। हाँ, और एक किंग चार्ल्स के ऊपर फिल्म बनी है, उसमें 8-9 मिनट की शूटिंग हुई है, यहाँ की सब कुछ दिखाया है उसमें। सर मैं देखता हूँ कि किंग चार्ल्स III फाउंडेशन या कतर फाउंडेशन, और मैं जब वो ब्रोचर पढ़ रहा था तो कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस कार्य को सराहा, नोटिस किया है। ये बोला है, इससे बड़ी संस्था तो है नहीं हिंदुस्तान में, धरती पे। लेकिन आपको लगता है कि अपने देश में इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर वो हर्ष दिखता है या उदासीनता अभी भी बरकरार है? नहीं, कोई उदासीनता नहीं है। जो लोग देख रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो चाहते हैं। अब देखो, हमने अभी तो हमारा स्कूल जो खुल रहा है वो टीवी शेड के लिए और पेड़ों के नीचे है, परंतु आज 35 किलोमीटर दूर बच्चे आने लग गए। बहुत मुश्किल है, अभी हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, पर साल भर के अंदर हम स्ट्रेंथ कर देंगे। स्कूल का निर्माण हो जाएगा, फिर देखना जयपुर के बच्चे जाएंगे वहां पे। नेचर के साथ कैसे पढ़ाई की जा सकती है वो है। सर कुछ आपके व्यापार की बात करता हूँ। MRS ग्रुप का फाउंडर, कई सेक्टर्स में वो डील करता है, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, कैपिटल्स। एक जगह मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आपने बड़ी दिलचस्प सी लाइन बोली उस जगह पे कि आप पर जब कर्जा ज्यादा होता है तो आप एक अच्छे व्यापारी बनकर उभरते। इस लाइन का मतलब थोड़ा खुलकर बताएं, क्योंकि आज जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं वो बंद ही इसलिए हो जा रहे हैं कि फंड्स कैसे अरेंज करें, मतलब कि कर्जा ज्यादा हो जाएगा तो अच्छे व्यापारी बन सकते। देखो, बिजनेस में हर आदमी की अपनी अपनी थ्योरी है, अपना अपना सोच है। हम तो ये जानते हैं कि जितनी रिस्क लेंगे उतना व्यापार बढ़िया चलेगा। वो कहावत है ना, इश्क में रिस्क है, रिस्क में इश्क है। तो आप कितने रिस्क लेके उस काम को कर रहे हो जिस काम को आप व्यक्तिगत खुद जानते हो, और आपके उसमें दूरदृष्टि कितनी है, इसके अलावा आपका संकल्प कितना गहरा है। अगर आपका संकल्प कर ले लिया आपने, तो फिर सफलता परमात्मा अपने आप दे देता है, फिर संसाधन अपने आप जुड़ जाते हैं। इसके लिए हमने जो हमारे पूर्वजों से, हमारे माँ बाप से, दादा से, मामा में सीखा, तो 3 चीजें लेके चलता हूं। एक तो हम आमने सामने बैठ के किसी को विश्वास दे देता हूं, फिर विश्वासघात नहीं करता। आमने सामने बैठ के विश्वास देके किसी भी कीमत में भगवान भी आ जाए तो उसके साथ में अविश्वास नहीं होगा। ये हमारा पहला सिद्धांत है। दूसरा, हम किसी आदमी पे पर्टिकुलर, मैं जो मेरे दादी, जब तक शक नहीं करता, जब तक खुद की कॉन्शियस नहीं बोलती, विश्वास करता हूं, और विश्वास दुनिया में सब कुछ है। तीसरा, जो हमने हमारे ननियाल से सीखा, भाई कितने लोग आप पे विश्वास करते हैं, वही आपकी कामयाबी है। आप जहां जाओ, इज्जत से खाना मिल जाए, इज्जत से सोने को मिल जाए, इज्जत से पीने को मिल जाए, सारी सुविधा, और एक दिन कीजिए वो आपको 2 दिन जबरदस्ती रोके, तो समझो आप कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हो। बस ये 3 सिद्धांत लेके चल रहा हूं। बाकी तो जो किस्मत में लिखा होता है, जो आप हर आदमी मेहनत करता है, जिसकी जो लाइन है उस लाइन पे काम करेगा तो फेल होने का सवाल पैदा नहीं। व्यापार में ऊपर नीचे आता रहता है, परंतु उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप सर जब आगे बढ़ रहे थे, आपके शुरुआती समय के बाद जब आपने अस्तबल में होटल शुरू किया, अलग अलग व्यापार में आप आए, इंसान जब आगे बढ़ता है तो कई लोग टांग खींचने वाले होते हैं। मैं शब्दों पर नहीं आऊंगा सर, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था या पढ़ रहा था तो लोगों ने अलग अलग शब्दों से अलंकृत किया और बताया। आप
क्या कहना चाहेंगे कि लोग आप पर लगातार तंज कसते रहे, बात करते रहे, टांग खींचते रहे, लेकिन आप निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे? क्रिटिसाइज करने वाले का काम क्रिटिसाइज है, परमात्मा ने उसको वैसे सोच दिए। हमें क्या करना है, हम हमारे रास्ते पे चलते जाएं, सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है इस बात की कोई टेंशन नहीं रखता, पर्टिकुलर बात नहीं रखता। जो हमने पुराने बुजुर्ग बोलते थे भी हाथी के पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर जब तक 60-70% तक लोग खिलाफ नहीं करते, जब तक मैं समझता हूं मैं कामयाब हूं, कोई तकलीफ नहीं, हमारा वजूद बना हुआ है, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दुख के कारण क्या है, एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन। अब हमने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, कंपैरिजन छोड़ दिया, अब हमें दुख किस बात का है। आपको मार्केट, आपके जो सेम व्यापार के लोग हैं उनसे कंपटीशन है मार्केट प्लेयर्स से, जैसा नहीं, कंपटीशन किसी जगह कंपटीशन होगा या उनका ग्रुप ज्यादा बड़ा है, मेरे को भी उतना जाना है। जो आपाधापी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकरण में देखते हैं कि ये इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ रही है तो मेरे को भी उतना कवर अप करना है, उससे आगे जाना है। वो सामने वाले का सोच है, हम किसी का कंपैरिजन नहीं करते। हम तो अभी क्या करना है, बस उसी पे हमारी निगाह रहती है, उस पर ही हमारा सोच रहता है। और जो आपकी सोच है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है आपको वो पर्याप्त, हाँ क्यों नहीं है, सब चीज तो नहीं मिलेगी ना। ज्ञान की कोई भी आदमी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता इस धरती पे, तो इसके लिए ज्यादा सोचना क्या, धन उतना ही मिलेगा, पैसा उतना ही मिलेगा, इसके लिए कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रक ड्राइवर देखा, ट्रक पीछे लिखा होता है समय से पहले, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। सोच आप क्या है कि आप क्या सोचते हो? एक आपकी और सोच है स्किल, एम्प्लॉयमेंट तभी क्रिएट होंगे या मिलेंगे जब यूथ स्किल होगा। उसके लिए आप हॉस्पिटैलिटी से हुनर कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि 100 बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये समझ आपसे जाननी है कि आप उनको पैसा भी दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आप एक बोझ की तरह है कि यार सीट के चले गए, आपको क्या फायदा? देखो, हम 3 साल की अप्रेंटिस करवा रहे हैं। जो बच्चे अनपढ़ हैं या पढ़ाई में कमजोर हैं, उनको टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए इस चीज के लिए कि मैं ग्रेजुएशन करूं। कोई मतलब, ग्रेजुएशन प्राइवेट नहीं कर सकता है। तो अगर वो ग्रेजुएशन से पहले बच्चा कमजोर है तो 3 साल जो ग्रेजुएशन में बर्बाद करेगा, वो 3 साल में अगर अप्रेंटिस सीख लेगा तो वो फिर न घर वालों के लिए बोझ बढ़ेगा, न सरकार के लिए बोझ बढ़ेगा, न समाज के लिए बोझ, वो फिर अपने स्किल्ड उसके हाथ में आ गई तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके है ये काम कर सकता है। सबसे बड़ा सेक्टर अगर वर्ल्ड में है तो टूरिज्म सेक्टर है। तो ये हमने एक योजना बनाई है, एक मॉडल वो बना के हमने ऑलरेडी भारत सरकार को, नीति आयोग को भेज दिया कि अगर सरकारें ऐसा कर दे तो देश को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये बच्चे काम सीख के विदेशों में जाएंगे तो वो जो पैसा भेजे वो फॉरेन करेंसी कहलाई जाएगी, तो सरकार को बहुत बड़ा, और सरकार की लाइबिलिटी भी खत्म हो रही है। उसको बाद नरेगा में कुछ देना पड़ेगा उनको, उनका बीपीएल से हट जाएंगे, वो एक बार दे दिए। तो सरकार को इस प्रकार एक स्टाइपेंड देना चाहिए 3 साल के लिए, 15,000 20,000 जो भी है, और 10,000 होटल देवे 3 साल तक लगातार, खाना पीना रहना फ्री। तो उससे क्या, बच्चे के पहले रोज ही 25,000 की कमाई हो गई, खर्चा कुछ है नहीं, और उसके अलावा टिप भी मिल जाती है, और फिर उसको दुनिया में कहीं भी नौकरियां उसके पीछे घूमेगी, वो आगे चलेगा। हम भी नौकरी करते थे, हम भी कुक थे। हाँ, स्किल्ड का मतलब है, स्किल्ड है तो देश प्रगति करेगा, स्किल्ड नहीं तो इंडिया किल्ड हो जाएगा। बस हम जितनी बात जानते हैं, जो हमारे प्रोफेसर ललित के बार साहब बोलते हैं, हाँ, वो हमारे प्रमुख सलाहकार हैं। बता दूं, राजस्थान में एक जाने माने आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनका नाम दर्ज है। हाँ सर, आपने स्किल्ड नहीं रहेगा तो ये स्किल्ड रहेगा। फोन आप चलाते होंगे या लोगों से सुनते होंगे, आज का यूथ अगर आप भी देखते होंगे तो इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, कंटेंट नाच रहा है, तो आप एक तरफ स्किल्ड की बात कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि 30 से 40% यूथ नाचने, गाने और रील्स देखने में समय वेस्ट कर रहा है।
वेस्ट कर रहा है, तो फिर कैसे? उसका रीजन कभी नहीं सोचा। सब बच्चे बेरोजगार हैं, खाली दिमाग क्या करेगा, खाली बैठा आदमी क्या करेगा, ये देखे। इसके लिए उसको काम पे लगाना बहुत जरूरी है। आप देखो बड़े तकलीफ हो रही है, आज आवश्यकता है अपनी। आज जुत्ती बनाने वाले हम, इनके जो हमारे परंपराओं से सदियों से साथ चल रहे हैं, उनको छोड़ दिया, ब्रांडेड खरीद रहे हैं। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद ही बुला रहे हो किसी और ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। हमारा परिवार भी अछूता नहीं है इससे, पर अब धीरे धीरे कम करें। अब कुम्हार है, अपने पानी की बोतलें पीने लग गए, आरओ लेने लगे, तो उनका रोजगार खत्म हो गया। लुहारों वाली, तो कुछ काम ऐसे होने चाहिए अपने को। आज की परिस्थिति में मेरा सोच ये है कि इन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल वाली बात, देखो ये अकेली सरकारों से नहीं होते, कि लोग हर चीज सरकार से चाहते हैं, तो सरकार क्या क्या दे देगी, सीमा है। तो लेकिन आप अपना नीति आयोग को, सरकारों को प्रोजेक्ट्स भेज रहे हैं, हाँ। कभी सोचा कि मैं खुद ही नीति आयोग चला दूं? नहीं, मेरा क्या है, नहीं मतलब सदस्य बन जाओ, मेंबर? नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हमारे बच्चों में अगर लायक होंगे तो अपने आप बुला लेगा नीति आयोग। सर, राजस्थान में सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। आपकी मैं एक सोच लिखित चीज आप सुना भी मैंने कि उसमें 2 एकड़ पर किसान, मैं बताता हूँ। देखो, वाले और बाकी पर सोलर पावर प्लांट। जब हमने बिजनेस छोड़ के कुछ समाज के लिए, कुछ देश हित के लिए, कुछ राष्ट्र हित के लिए करने की सोची, तो नेचुरल बात है सोचेंगे जब कोई ना कोई विचार पैदा होगा। तो बैठे बैठे दिमाग में है कि हम सोलर का काम कर रहे हैं, मेरा लड़का करता है, तो मैंने पूछा, उनसे नॉलेज लिया, मेरे भांजे से भी। मैं कि यार 1 मेगावाट बिजली कितनी बनती है? तो उसने बोला कि 4 एकड़ के अंदर 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसकी कमाई है 50 लाख रुपए। तो फिर बस उसी कैलकुलेशन उठाई। कैलकुलेशन उठाने के बाद में पता लगा, सोचा, तो मैं कि इससे बढ़िया राजस्थान के लिए कुछ नहीं हो सकता। देखो, अलग अलग प्रदेश की अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग वहां मौसम भी है, समस्या भी अलग अलग है। तो राजस्थान के लिए बोलता हूं, मैं जानता हूं बस, और किसी नहीं। राजस्थान के अंदर एक सिंगल आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता। उसका सीधा फार्मूला है, भगवान ने हमें जमीन दी है ये किसी की मेहरबानी से नहीं मिली हुई। यहाँ राजस्थान में पैदा हुए बच्चे का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो उसका फायदा ले। हमारे 8 करोड़ की जनसंख्या है, 3,34,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, सूरज हमारे पास में है। तो है? नहीं, वो तो अलग बताऊंगा आपको। आज राजस्थान में बेरोजगारी किस बात की? जमीन भरपूर, उस जमीन के अंदर तेल निकलता है, गैस निकलती है, कोयला निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलती है, तांबा निकलता है, लोहा निकल रहा है, इवन की हमारे गांव में यूरेनियम निकल रहा है। सारे ए से लेकर जेड तक रेयर मिनरल भी यहाँ पे निकलते हैं। फिर यहाँ की जनता बेरोजगार क्यों? हम तो किसी राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जो किसी प्रकार पे ना किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती। तो अब आप उदाहरण ले, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। तो बेरोजगारी में चिल्लाते सब है, परंतु समस्या सब बता रहे हैं। समस्या का हल क्या है? हल एक ही है कि राजस्थान की कुल भूमि का मात्र 10% बनता है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर। लिख लो आप, उसको 247 से गुना कर दोगे, 6 का भाग दे दोगे, तो करीब 15 लाख बच्चों को 50 लाख रुपए साल की कमाई होगी। और अकेला जैसलमेर का एरिया, बड़ी तकलीफ होती है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब 15 लाख बच्चों को 50 लाख की कमाई होगी। गरीब, बेरोजगार, या आप अर्धसैनिक मान लो, सैनिक मान लो, जो सुरक्षा में शहीद हो गए, उनके परिवारों को देखने वाला नहीं है, तो उनको ये सुविधा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो वो साधन संपन्न होंगे,
आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में, गरीब गांव में, वो आपके बच्चों को अच्छी स्कूलों में देश विदेश में भेजेंगे। वो वहां से कुछ ना कुछ एक्सपोजर लेके आएंगे, कुछ सीखेंगे। वहां से आने के बाद अगर वहां रह जाते हैं तो इंडिया में पैसे भेजेंगे, तो इंडिया का फायदा। यहाँ आएंगे तो कोई ना कोई स्टार्टअप करेंगे, बिजनेस करेंगे। अब उनके 50 लाख की कमाई है जिनके, तो उनके बच्चों के लिए लोन मिलना इजी हो जाएगा, तो आपका बिजनेस भी कर सकते हैं। फिर 15 लाख लोगों होगा तो 15 लाख गाड़ी लेके आएंगे। गाड़ी लेके आएंगे तो फिर पेट्रोल डीजल के पंप खुलेंगे, पंचर की दुकानें खुलेंगी। फिर 15 लाख ड्राइवरों की आवश्यकता होगी। फिर 15 लाख बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे तो एक नौकरी की आवश्यकता होगी। 45 लाख लोगों को रोजगार मिलता है एक परिवार अगर, और जो साइड में होटल ढाबे जो खुलेंगे वो अलग। इस प्रकार 1,80,00,000 लोगों को भरपूर खाना पीना शुद्ध हवा मिलेगी। बेरोजगारी राजस्थान से जड़ मूल से खत्म। ये योजना बना के हमने ऑलरेडी, भाई मैं सरकार तो नहीं, नीति आयोग को, भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को भेज दी। हमारा सोच ये है, हम सरकार को ये बोल रहे हैं, आप ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनको आप बिल्कुल फ्री में जमीन दे रहे हो। इससे अच्छा है ये सरकारी जमीन इन बेरोजगारों को दे दी जाए। बड़ी कंपनियों को अगर बिजनेस करना है करे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी कंपनी का व्यापार नहीं होगा तो देश लेगा कैसे। हम ये चाह रहे हैं कि इनको जमीन लेनी है तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, मैं मारवाड़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी जमीन मेरे दोस्त खाली पड़ी है। जहाँ 1 एकड़ की कमाई 5,000 नहीं है, आज ही तारीख में सोलर लगाने में 25,000 से लेकर 30,000 पे एकड़ मिलता है। 1 लाख एकड़ जमीन अगर ये लेते हैं, क्या था कितने एकड़ जमीन दे दी इन्होंने, 1 लाख एकड़ जमीन ये लेते हैं किसानों की, तो 25,000 लाख रुपया किसानों के जेब में हर साल आएगा। तो यह तो गरीबी रहेगी ना, हम डिपेंड नहीं, कोई किसी पर लोन नहीं लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मनी का सर्कुलेशन भी मार्केट सर्कुल आप देख लो, 15 लाख गुना 50 लाख साल की इनकम, और 25,000 गुना 1 लाख, इधर 2 लाख लेंगे तो 50 लाख होते हैं। जैसे जितनी आपकी बात समझ पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड्स बढ़ेंगी, सप्लाई आएगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, सरकार को फायदा है सरकार। जीडीपी ऑलरेडी बढ़ जाएगा, देश विकसित क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। सर, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन हॉस्पिटैलिटी से बना, अभी जोधपुर में आप हॉस्टल खोल रहे हैं, बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करते हैं। मैंने पहली बार ऐसा सुना कि जहाँ कोई फाउंडेशन है कि जो पढ़ाई में कमजोर बच्चा है उसको भी स्कॉलरशिप्स दे रहा है, और जो तेज बच्चा है उसको भी दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो वो गरीब है, जो गरीब है उनकी आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता है। तो ये क्या सोच है कि मतलब अभी तक जो हमने सुना था कि भैया आप तेज हो, 90% वाले स्टूडेंट को आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन जो पढ़ाई में कमजोर गरीब बच्चा है उसको भी स्कॉलरशिप देना। स्कॉलरशिप नहीं, उसको हम बोल रहे हैं तो ये हाथ का हुनर सीखो, क्योंकि वो आगे IAS IPS बन नहीं सकते। देखो पहले की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। जब आरक्षण लागू हुआ था, जब गांवों में स्कूल नहीं होते थे, आबादी भी कम थी, और जो साधन संपन्न लोग शहरों में रहते थे, शहरों में स्कूल कॉलेज, उनके जो बच्चे पढ़े उनके 50% नंबर आए, 60% नंबर आए, एक परिवार के 5 भी लगे, 2 भी लगे, उनको आरक्षण मिल गया। गरीब तबके को आज तक आरक्षण नहीं मिला। अब सरकारों ने हर पंचायत में करीब दुकानें खोल दी, वो दुकानें शुरू है, स्कूल खोल दिए, 12वीं तक सब में है। पर वहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, बच्चे नंबर तो लेके आ रहे हैं, पर आगे पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, ग्रेजुएशन के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए हम जो बच्चे योग्य हैं, इंटेलिजेंट हैं, काबिल हैं, उन बच्चों को हम आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, ताकि वो आगे IAS IPS IRS जो भी प्रशासनिक सेवा के अंदर जो बच्चा जाना चाहता है उसको हम 3 साल का खर्चा दे रहे हैं, हॉस्टल का और कोचिंग का। मैंने सुना कि सर जिसको जहाँ कोचिंग करनी आप वहाँ कोचिंग। हाँ बिल्कुल। मतलब कई बार तो हमने सुना है कि आप अपने एक प्रीमाइसेस बनाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं, मैं वैसे नहीं करता। सुनो, आज हिंदुस्तान में
एक सी क्लास कोचिंग क्लास है, और हर बच्चे को अच्छा कोचिंग क्लास चाहिए, अच्छे कोचिंग को अच्छा बच्चा चाहिए, ताकि दबाव भी रहता होगा। रहेगा। ये हमने मॉडल बना के दिया है ताकि लोगों में वैसी भावना जाकर तो वो भी कुछ करे। अकेला मैं तो कर नहीं सकता सब कुछ, तो वो लोग भी करेंगे और सरकारें भी इस बारे में सोचने लग जाएगी। इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि आज ही तारीख के अंदर हिंदुस्तान में एक तो 90% नंबर लिया आई से बैठा है, एक कम नंबर वाला। आज वो समस्या खत्म हो गई, इसमें दोष किसी का नहीं है। इसलिए वो बच्चे जब जाएंगे तो राज्य सरकार को और भारत सरकार को एक समान योग्य, काबिल, इंटेलिजेंट अधिकारी मिलेंगे तो सरकार के लिए अच्छा काम करेंगे, जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छी योजना लेके आएंगे। तो ये सोच आज आप प्रशासनिक ताना बाना कैसा देख रहे हैं? देखो, प्रशासनिक कोई भी गलत नहीं है, कोई गलत होगा उसके लिए ऑलरेडी सरकारों ने लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां बना रखी है, सरकारें चलती है। किस प्रकार सरकार अधिकारियों से काम लेना चाहते हैं, कांग्रेस का अपना सोच होगा, बीजेपी का अपना सोच, तो जैसा सरकार चाहती है वो तो योजना वैसी बनाते हैं। नहीं, जैसे आप प्रोजेक्ट चला रहे हो, इसके लिए परमिशंस लेने आपकी टीम को जाना पड़ता होगा, तो जाना पड़ता है, सिंगल विंडो मिल जाती है आप लोगों को। हाँ, ये ऐसी होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ सरकार की जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा, सरकार कुछ न रोड चाहिए, न पानी चाहिए, न और चाहिए, वैसी योजनाओं के लिए फ्री हैंड होना चाहिए। क्या है, आज देश आजाद हो गया, एक बिल्डिंग बायलॉज तो नहीं बना पाएगी, हर 5वें साल चेंज करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? कितनी लैंड है, कितना सेटबैक छोड़ना है, कितनी हाइट लेनी है, आपको वेस्टेज पानी जो आ रहा है उसकी व्यवस्था करनी है, पॉल्यूशन नहीं फैले, ये 5-7 चीजें हैं। फ्री होल्ड छोड़ दे अगर उसको, ये शर्तें होनी चाहिए कि आप मतलब 100 एकड़ की किसी योजना लेके आ रहे हो तो उसमें कितने एकड़ जमीन आपको ग्रीनरी के लिए, जानवरों के लिए है या दूसरे के लिए छोड़ रहा है परसेंटेज, तो फिर कहां दिक्कत आ रही है? अब हमारे जैसे प्रोजेक्ट के अंदर केवल 25% जमीन के अंदर बिल्डिंग बनेगी, 75% जमीन वैकेट रहेगी, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इनके लिए। सर वापस से मैं थोड़ा सा यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन पे आता हूँ। एक सवाल मेरा था कि लड़के और लड़की दोनों को आप समान अवसर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ राजस्थान के बच्चों के तक अभी सीमित है या नहीं, बाहर के भी लेते हैं, बाहर के भी? हाँ, मेरे पास देखो, मैं राजस्थान के ज्यादा आएंगे, परंतु बाहर का कोई गरीब आ जाता है हम उसकी भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, इंसान तो इंसान है ना। क्योंकि ये दर्शक जानना चाह रहे थे कि सिर्फ राजस्थान के बच्चों, क्योंकि कई बच्चे बाहर भी ऐसे जो आपको ध्यान हो, हमने जो 100 बच्चे लिए हैं अप्रेंटिस के अंदर 70% यूपी के हैं, और अकेले चुनार वहां के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के 3-4 डिस्ट्रिक्ट, तो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, अब काम सीख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर कभी आप जैसे जाते हो हॉस्टल्स वगैरह में, बच्चे रह रहे हैं, तो बच्चे आपको किस तरीके से, मतलब एक इसमें हो जाता है कि हमारे परिवार के बुजुर्ग आ गए? नहीं, हमने देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, हमने साल में एक बार ऐसे बच्चों को बुलाते हैं, और इसके अलावा हमने लेडीज के लिए, बच्चियों के लिए एक लेडीज रख रखी है, तो बच्चों के लिए हमारे आर्मी के 1-2 रिटायर्ड लोग हैं, वो जाते हैं, उनका आउटपुट लेते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे नया काम शुरू किया है, कमियां नजर आती जाएगी, हम सुधारते जाएंगे। तो इसके लिए आपने पूरा पूरी टीम। हाँ, और सर मैं एक आगे प्रश्न थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ कि कुपोषण आज इस देश की समस्या है, और बच्चों में और महिलाओं में, भारत सरकार का ही एक डाटा देख रहा था कि 15 से 49% जो ये 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं हैं, 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है, और 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 33.5%। मैं आपसे एक व्यापक सोच वाले व्यक्तित्व के तौर पर समझना चाहता हूँ कि इसको हम इस देश से कैसे दूर कर सकते हैं, जब हमारे पास इतने खेत, नदियां, अनाज, हम 80 करोड़ लोगों को अनाज ऐसे ही दे दे रहे हैं, फिर ये समस्या क्यों पैदा होती है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपका। इसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट बना के दे दिया,
अब हमारे वहां पे आप जाके देखो, उनको शुद्ध पानी मिलता है, दूध मिलता है, और इवन की जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उनको ऑर्गेनिक फूड मिलता है। आप जाइए और देखिए, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ लो, खुश है सबके सब। इसके लिए हम एक योजना और बना रहे हैं। देखो, ये योजना बनाना आवश्यक हो गया कि जब तक लोग देखेंगे नहीं तो लोगों को समझ ही नहीं है। हर एक चीज आपका विजन क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के सरकार को डोनेट करूंगा जहां आपकी सारी समस्या जड़ मूल से ही खत्म हो जाएगी। गांवों का पलायन जो शहरों की तरफ हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। एक किस तरीके की आदर्श पंचायत होनी चाहिए, बस उस मुद्दे पे वो बना के वो मुद्दा फिर जनता के सामने रखेंगे, जनता के समझ में आ जाएगी। फिर वैसी योजना देखो लागू तो करना सरकार को है, वो बहुत जल्द ही काम चालू करना है। हाँ, सबसे पहली बात क्या तो ये दर्शकों को बता दें, जल्द कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है ऐसा जिसका आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। सर, थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व के ऊपर नजर रोशनी डाल लेते हैं। मैंने आपको एक जगह सुना कि जब आप अपने आप को बेहतर बनाने तो चाणक्य ने कहा है कि जब तक आप खान नहीं छोड़ोगे तब तक आप बेहतर व्यक्तित्व बड़ा इंसान नहीं बन सकते। घर छोड़ना चाहिए, कई बड़े लोगों ने कहा। तो एक किस्सा आप बताते हैं कि आप आगे आगे जा रहे थे, पिता पीछे पीछे कई किलोमीटर आए और आपसे उन्होंने कुछ वचन दिया। एक पुत्र का सपना होता है कि जब मैं साधन संपन्न हो जाऊं, समाज में मेरा नाम हो, लोग जाने, तो महसूस करें मेरे पिता। कैसे याद करते हैं उस पुरानी यादों को, और आज देखो क्या सोचते हैं? उनके बताए सिद्धांत पे चल रहे हैं। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा, एक चीज मांगी थी कि किसी को आमने सामने बिठा के विश्वास दे के उसके साथ विश्वासघात मत करना, इससे बड़ा पाप इस धरती में नहीं है, मैं आज तक ये नहीं करूंगा। तो क्या जा फिर दुनिया की कोई ताकत आशीर्वाद है तेरे रोक भी नहीं पाएगी। उस टाइम में हमारे पास साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उनका आशीर्वाद है, आगे चल पड़े। मतलब सर, एक जैसे आपने बताया कि पिता कुछ धन भी आपको देना चाह रहे थे। नहीं, वो क्या हुआ, मैं शुरू में रामबाग में लगा, डिप्लोमा किया मैंने यहाँ कुकरी का, फिर बहरीन चला गया, बहरीन से मैं सऊदी अरब चला गया, इसी में शादी भी हो गई थी। तो वापिस आया तो मेरी गवर्नर हाउस में नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी। तो नेचुरल बात है, माँ बाप को खुश होना ही था। कुछ फिर ऐसी घटना घटित हुई, एक एमएलए से झगड़ा हो गया था, तो 151 में बंद कर दिया हमें, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो मैं जिस उद्देश्य से आया था सऊदी अरब छोड़ के, मुझे मेरा उद्देश्य वो पूरा करना था। मुझे पता था कि जैसलमेर आने वाले टाइम में वक्त के मतलब वर्ल्ड के टॉप नक्शे पे आएगा। इस बात को ललित के पवार साहब जानते हैं। तो वो मेरा एक सपना था, वहां जाके मैं ढाबा खोलूं, क्यों नौकरी करूं। तो मैंने यहाँ पे नौकरी ज्वाइन कर ली, पर दूसरे महीने ये घटना हुई, मैं चलो 4 दिन एब्सेंट है, वहां पे 5 दिन और हो जाएंगे, अब अपने रेस्टोरेंट खोलेंगे, वहां पे होटल खोलेंगे। तो मैं चला गया जैसलमेर मेरे साले को लेके साथ में। हमने वहां पे जमीन जामी तो मिली थी हमें, एक 8 कमरों का छोटा सा ऊंटों का तबेला मिला, उसमें हमने चालू करने की सोची, पैसे नहीं थे। पैसे लेने गया ना घर पे, मेरे फादर के पटवारी थे, पैसे थे भी नहीं, मैं कोई गलत समझ भी नहीं रहा। तो उनको इस बात से तकलीफ थी कि मैं झगड़ा हुआ, अंदर चला गया 2 दिन के लिए। तो क्या यार तुम झूठ बोलते हो, अब तेरी सरकारी नौकरी लगी, अब तू बोलता है मैं रेस्टोरेंट खोलूं, होटल खोलूं, इतनी अपनी हैसियत नहीं है, क्यों बढ़ रहा है। मैंने तो डिसीजन ले लिया। तो वो फिर सरपंच से पैसे लेके आए, मेरे दे रहे थे, मैं अब पैसे नहीं लूंगा मैं, अब तो देखा जाएगा जो कुछ होगा। मतलब जो पिता उस समय आपने पैसे नहीं लिए, लेकिन आप जब पढ़ाई करते होंगे निश्चित बात है तो पिता देते होंगे। आज मतलब किसी चीज की शायद कमी नहीं है, जैसे लोग कहते हैं आप भी साधन संपन्न है, इतना समाज सेवा कर, आज जो है और जो पिता के दिए हुए पैसे, किसका वजन जा रहा है, किसका वजन। देखो
आज वाले की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो मेरे को समझ में है कि हमारे माँ बाप कितनी तकलीफ पाके उस जमाने के अंदर, आज से 40 साल पहले, ठीक है, मैं 68 के एज, उन्होंने कितनी कठिनाइयां परिवार को पालने के लिए की। मेरे घर की परिस्थितियां मैं जानता हूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना धर्म निभाया। हमारी तकदीर में जितना लिखा हुआ था उतना हमने पढ़ लिया, बाद में हम रोजगार लग गए। वो रास्ता ही मेरे फादर ने बताया था मेरे को, यहाँ भर्ती करवाए गए थे। तो उनका तो जो एहसान है, ठीक है, एहसान क्या, जो उन्होंने धर्म निभाया वो तो कभी पूरा कर ही नहीं सकते। उनका एहसान तो चुका ही नहीं सकते। और नेचुरल बात है, हमने प्रोग्रेस की तो बड़े खुश थे और खुशी खुशी गए दुनिया से। तो कभी और पूछते थे कि मेघराज कैसा है? नहीं, मेरी मदर की, ये दुर्भाग्य था, मेरी मदर की डेथ मैं 5 साल का था जब भी हो गई थी। तो हमारे जो है ना स्टेप ब्रदर है, वो अभी भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे बाप ने हमारा कितना ख्याल रखा, खुद की भावनाओं त्याग करके हमारी भावनाओं का ख्याल रखा। हाँ, इसलिए आज उनकी कृपा से मैंने अजमेर में एक हॉस्टल मेरी मदर के नाम से बना के दिया कन्याओं के लिए। और अब जोधपुर में जो हॉस्टल बना के दिया है, तो मुझे मेरे बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने चीज कैसी है। तो है मेरे पास टाइम है ही नहीं, सही पूछा था। सिर्फ नहीं, वो विचार करते रहते हैं, और कोई एक्टिविटी है, शौक किस चीज का? खाने का, मतलब म्यूजिक सुनने का, खेलने का? नहीं, म्यूजिक का था हमें, है आज भी, अब टाइम कम हुई वजह से, और म्यूजिक की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। इस जगह पे जो है ना, म्यूजिक ने बहुत सिखाया हमें। थोड़ा सा क्या होता है? कैसे म्यूजिक ने मदद की, मदद बताने में, क्योंकि ये अनछुआ पहलू है कि म्यूजिक ने कैसे मदद की, संगीत कैसे आपको आगे बढ़ाने में साथ दिया। आपने वो एक गाना सुना, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, हाथ फैलाना मेरी फितरत नहीं, चल पड़ाऊं तो मंजिल पाऊंगा मैं नहीं, या फिर मेरी किस्मत नहीं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को सर बता दूं कि आप एक अच्छे संगीतकार भी और गाता भी अच्छे हैं। नहीं, मैं गाता नहीं हूँ, वो तो देखो वही सच्चाई है। हम अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे, ये गाना का इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गाना गा लिया, क्या मैसेज दे गया है। अगर अपन अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो कल हमको कौन याद रखेगा, और क्यों रखे, क्यों अपना वक्त बर्बाद करेगा। इसलिए वो मूड बन गया, मूड पे डिपेंड। तो कभी गुनगुनाते, जब जैसे मान लीजिए मैं हमेशा देखता हूँ कि आसपास कई लोग होते हैं, कभी बैठे हैं सोच रहे हैं। नहीं, हम हमारे यार दोस्तों के साथ हम खूब मौज मस्ती मारते हैं, कोई शर्म नहीं है। हम किसी आनंद थोड़ी कर रहे हैं, हमारे शौक पूरे करते हैं। शौक बड़ी चीज है, करता हूँ। अब सुबह आप आए देखे ना, 10 लोग बैठे थे, मेरा हुक्का पीने का शौक है, सुबह पी रहा हूँ। नाचने गाने का शौक है तो हम करते हैं। अब तो उम्र हो गई, अब क्या करेंगे ज्यादा, ठीक है। हाँ, बाला साहेब ठाकरे की याद आ रही है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने उनका एक बार इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कहते हैं कि सिगरेट पीते नहीं, पान खाते नहीं, वो इंसान नहीं, जीवन है तो कोई ना कोई शौक तो सारे शौक करता हूँ, पर हैबिचुअल किसी का भी नहीं हूँ। अपने आप पे कंट्रोल रखने की ताकत है। हम ड्रिंक लेते थे, यूनाइटेड ग्लोबल बनाया ना, जो 1 साल तक नहीं पी, अभी विल पावर को चेक करने के लिए। सर, सामाजिक एकता में चलाते हैं, अंतिम सफर की तरफ ले चलते हैं साक्षात्कार को। ये 2 प्रश्न हैं। आज मैं रिश्तों में बिखराव देखता हूं, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार पहले एक होकर रहते थे, आज बिखर रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं, बच्चे शहरों में आ रहे हैं, पति पत्नी का नहीं बनता, बच्चों के बुजुर्ग माँ बाप से नहीं बनता। सामाजिक एकता में इस विचार को, इस सोच को भी जगह दे रहे हैं। असली क्वेश्चन आप पूछे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार से। कितने, आपका खानदान कितना बड़ा है? एक परिवार, मम्मी पापा, मैं, दादा दादी हो गए, दादा दादी। कितने टोटल कितने मेंबर हैं?
आप एक दादा की कितनी औलादे हैं? 4 लोग। 4। हम एक दादा के 150 मेंबर हैं। हमने संयुक्त परिवार देखा है। गर्मियों में छुट्टियों में जाते थे गोगावड़ी में, तो हमने देखा कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया। वो थी एक उस टाइम जो सबसे बड़ी चीज थी। अब जो 30 सालों में खत्म हुई है, नैतिकता खत्म होगी और अनैतिकता का एप्रिसिएशन हो रहा है और नैतिकता डेप्रिसिएशन हो रहा है। आप ये देखो, एक बहुत पहले गाना आया था, रामचंद्र जी कह के सिया से ऐसा कलयुग आया। वो विद्वान था ना, उसने एक मैसेज दिया कि आप अपने संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावा, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, समाज और धार्मिक बंधन से बंधे हुए हो, इनसे बाहर मत जाना, इसे हनन होगा। इसका कारण क्या है? राज चलता है या तो लो क्लास से या चलता है जूते से, इसके अलावा राज नहीं चला। लो क्लास खत्म हो गई। बच्चे माँ बाप के सामने, इनके सामने बोलने लग गए। पहले घर की मुखिया ने जो डिसीजन ले लिया कोई सामने नहीं बोलता था। अगर उसने गलत डिसीजन ले लिया तो उसका सुधार वो अपने आप करेगा, ये उसकी जिम्मेवारी थी। इसलिए परिवार चल रहे थे, संयुक्त परिवार थे, एक जगह रोटी बनती थी। ये हर व्यक्ति जानता है। जब से ये देश आजाद हुआ है, धीरे 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 वैचारिक युग पैदा हुआ जातिवाद का, और सबको इस समुद्र का पानी पिलाते गए। कहते हैं कि किसी समाज को गुलाम बनाना हो तो उसके इतिहास को खत्म कर दो, फिर भी गुलामी बरकरार नहीं हो तो उसकी सोच पे काबू कर। तो ये सोच पे काबू कर लिया, विचारिक युद्ध पैदा कर, लड़ाई लड़ी कुछ नहीं हुई, लड़ाई वगैरह सब खत्म हो गई, लॉ एंड ऑर्डर आ गया। तो पहले थी मंत्र विद्या, फिर आई ज्ञान विद्या, फिर आई युद्ध विद्या, उसके बाद में ये है कलयुग। इसमें चाहिए संगठन। संगठन पहले परिवार का भी होता था, गांव का भी होता था, प्रदेश का भी होता था, देश का भी होता था। वो बिखर गया, सोच चेंज हो गई। ये मैंने बोला भी था, सोच पे कैसे काबू किया जाता है, सोचा नहीं। गुलाम हो गए आप सब। थाली बजाने से अगर कोरोना चला जाए तो फिर तो हिंदुस्तान में कोई बीमारी रही नहीं। दिए जलाओ, वो जलाओ, आवश्यकता होगी उस टाइम पर, सोच से ऊपर उठो। इसलिए हमने अच्छी तरह समझा है, ये जानबूझी सोची समझी कुछ राजनीतियों की सोची समझी चाल थी कि इनको आपस में लड़ाओ। पहले गांव के अंदर एक घर का मुखिया होता था, एक हर समाज का मुखिया होता था, और फिर सबको मिला के एक गांव का मुखिया होता था। कहीं चौधरी थे, कहीं ठाकुर थे, कहीं पटेल थे, कहीं सरदार थे, कहीं पंडित थे। वो उनके ऊपर सोचने की पाबंदी होती थी। अब वो खत्म हो गई। अब आ गया क्या? देश आजाद हो गया, शासन व्यवस्था चेंज हो गई। अब पुरानी शासन व्यवस्था में, आज की शासन व्यवस्था में आपने क्या पाया और क्या खोया, ये देख लो। हुआ क्या? एमएलए एमपी तक तो ठीक है, बाकी तो सरकारों ने ग्राम पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सब अधिकारी लगा रखे हैं। अगर वो व्यवस्था उनके हाथ में रहती तो ये जातिवाद का जहर होता ही नहीं। अब क्या हुआ? सरपंच आ गए, दरी बिछाने वाले, पल्ले किसी कुछ नहीं है। फिर उप सरपंच आ गए, फिर वार्ड पंच आ गए, फिर अब जिला परिषद मेंबर और आगे कम पड़ गए। तो अब ये दरियां बिछाने वाले, अब इन्होंने चुनाव लड़े, वार्ड पंच इन्होंने, तो इससे घर घर में बैर हो गया, भाई भाई में मन भेद मतभेद पैदा हो गया, और किया कुछ भी नहीं।
कोई भी एक ऐसी योजना बता दो, कोई भी ऐसी एक योजना कि ये करने से कुछ लोगों को रोजगार मिल गया हो, लोगों का दिमागी सोच बड़ा हो गया हो, मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी बीमारी है, मानसिक रोग खत्म हो गए हो, ऐसा ये डे टू डे बढ़ता ही जाएगा। क्यों जाति के आधार के ऊपर जब इलेक्शन होने लग गए फिर क्या होगा? तो आज ही तक इसलिए हमने ये धुन प्रोजेक्ट सरकार को भेजा है। अब एक प्रोजेक्ट और बना के दे रहा हूं जिसमें सब लोग एक जगह पे बैठे, तो मैं पंचायती बात कर रहा हूं, सबके बच्चे एक समान पढ़ाई करें और सबकी ग्रोथ किस प्रकार की होनी चाहिए, सर्व समाज की, कि जिस प्रकार सावन के अंदर बारिश होती है ना, सारा घास एक साथ बढ़ता है, तो सर्व समाज की आर्थिक युग है ये, आर्थिक युग सारे साधन संपन्न हो। जब सारे साधन संपन्न हो जाएंगे, जब आप ये मान के चलना कि लोगों को टाइम नहीं होगा, सब पैसा कमाने लग जाएंगे, तेरी मेरी क्रिटिसाइज ये सब खत्म हो जाएगा, किस पर टाइम है? एक अंतिम प्रश्न, 2028 में आपकी भूमिका किस तरह की होने वाली है? आपकी अच्छा समझ किस मामले में? राजनीतिक मामले। देखो, राजनीति मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये पहले तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मुझे राजनीति करनी होती तो मैं 2004 में कर लेता, हम इसके लायक ही नहीं। परंतु हमने जो प्रोजेक्ट बना के राज्य सरकार को, नीति आयोग को, भारत सरकार को भेजा है, इसमें कोई दो राय, उनको कोई लागू करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। तो पहले करके दिखाएंगे, गलत हो तो मत अपनाना, सही है तो अपना लेना। तो उस दिशा में जाने का कोई नहीं, अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये काम जिनका है वो करेंगे। हम हाँ, एक चीज जरूर है, मैं ये जरूर चाहता हूं कि अब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जातिवाद को छोड़ के कोई भी बच्चा किसी भी समाज का क्यों हो, जो इंटेलिजेंट हो, योग्य हो, जिनके पास डिग्रियां हो, ठीक है, जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिनका स्वभाव अच्छा हो, जिनकी कुछ पहचान हो अच्छे काम के लिए, समाज सेवा के लिए, ऐसे लोग विधानसभा में, लोकसभा में टिकटें दे तो उनका समर्थन करेंगे। टिकटें वैसे लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, जो इंटेलिजेंट है। ये थे हमारे साथ मेघराज सिंह शेखावत जी, जिनकी सोच समर्पण और कृतज्ञता के इर्द गिर्द है। जो समाज से लिया वो समाज को लौटाने की सोच है, संसाधनों के बराबर विस्तारीकरण और बांटने की सोच है। हमने समझा कि इनकी सोच में समाज के सभी हितधारकों का समावेशी व्यापक विकास कैसा है। फिर मिलूंगा आपसे एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।